नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक चरण में वोट डाले जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पुष्पेंद्र संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 20 नवंबर को विधानसभा की 288 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। अब देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि वहां पर जो सरकार है 3 पार्टियों में सरकार बटी हुई है और विपक्ष में भी 3 से 4 पार्टियां हैं। अब 6-7 पार्टियों में वहां का वोट बैंक आखिर कैसे बटेगा। वहीं अगर अभी ताजा मामला वहां पर बाबा सिद्दीकी का भी बना हुआ है और बाबा सिद्दीकी को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। 26 नवंबर को इस सरकार का पूरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा और 288 सीटों पर जिस तरीके से एक चरण में चुनाव होगा, वो चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं 28 और 29 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 2-4 दिन बाद तक नामांकन वापसी की भी प्रक्रिया वहां पर रहेगी। मैं कैमरामैन सुशील बहल के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, इंडिया वॉइस। वही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं झारखंड में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय पांडे। झारखंड विधानसभा का जो चुनाव का जो है बिगुल वह बच चुका है। अब झारखंड में 81 विधानसभा चुनाव की रणनीति जो है अब चुनाव के मैदानों में देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग ने झारखंड में दो चरणों में चुनाव लेने का फैसला लिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ तरीके से कहा है कि झारखंड में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करने का दावा किया है। वैसे में अब देखना पड़ेगा कि झारखंड जो है अब 81 विधानसभा सीटों में जिस प्रकार से जो संवेदनशील क्षेत्र है, वैसे में चुनाव की प्रक्रिया करना, चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करना निश्चित रूप से चुनाव आयोग के लिए चुनौती है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों की चुनाव की लड़ाई जो है अब इंडिया गठबंधन और एनडीए के फोल्डर में किस तरीके से लड़ाई होती है और सियासी बालों के बीच में कौन झारखंड का सरताज बनेगा, ये देखने वाले थे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। वहीं यूपी उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 9 सीटों पर कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। निर्वाचन आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी में होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में 1 चरण तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। वहीं यूपी में 10 की बजाय 9 सीटों पर ही चुनाव होंगे। मिल्कीपुर सीट को छोड़कर सभी 9 सीटों पर चुनाव होने की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने कर दी है। आज भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होगा। यहां पर महज एक ही चरण में चुनाव निपटा दिए जाएंगे। अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर 13 और 20 नवंबर को चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा यूपी में मिल्कीपुर सीट को छोड़कर सभी 9 सीटों पर चुनाव संपन्न होगा। जी यहाँ पर 13 नवंबर को चुनाव संपन्न कराया जाएगा। साथ ही साथ राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी 13 नवंबर को चुनाव होगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में राज्य के भीतर राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी रणनीति तेज कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ये कह सकते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग की इन तिथियों के ऐलान के साथ ही उत्तराखंड में इस सीट के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति को भी और तेज करता हुआ नजर आएंगे। जिस तरीके से अब तक की केदारनाथ की सियासत रही है, तो ऐसे में मुख्य मुकाबला एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा और दोनों ही दल इस सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं।
प्रत्याशी कौन होगा, दोनों ही दलों में इस बात को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है, क्योंकि दावेदार बहुत है, लेकिन जिताऊ प्रत्याशी कौन होगा इस बात की कोशिश और मंथन पार्टी के भीतर चल रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि दोनों ही दल कब तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर पाते हैं। कैमरामैन इंडिया वाइस। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 दिन पहले हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए गए, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी पुलिस और प्रशासन ने बहराइच में होने वाली हिंसा पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं और बहराइच में पुलिस की कमान जिस तरह से एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने संभाली है, इससे दंगाइयों के हौसले पस्त हो गए। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। वहीं 30 से अधिक दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। हालांकि जिस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई, इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह से बाधित होने के चलते अफवाहों का बाजार भी पूरी तरह से बंद हो गया है। बता दें कि बहराइच में दुर्गा माता विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल हो गया था। इस दौरान हुई गोलीबारी में राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की मौत हो गई थी। इस मौत के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और बहराइच में जगह जगह हिंसा फैल गई। अस्पताल, शोरूम और कई बाइकें फूंक दी गई, जिसे संभालने के लिए योगी सरकार ने कानून व्यवस्था एडीजी अमिताभ यश को बहराइच भेजा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइस, लखनऊ। वहीं हिंदू मुस्लिम के बीच हुई बहराइच हिंसा में मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, बता रहे हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर जिस तरीके से बहराइच में 2 समुदाय में विवाद हुआ और उसके बाद में विवाद बवाल में बदला और बवाल ने फिर हिंसा का रूप लिया। हिंसा होने के बाद राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोलियां मार हत्या कर दी गई, जिसके बाद में बहराइच में जो तस्वीरें आई उससे पूरा उत्तर प्रदेश देखकर हैरान रह गया। जिस तरीके से दुकानें जलाई गई, वाहन जलाए गए, लोगों के घर जलाए गए, ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठे। वहीं विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा। लेकिन अब बहराइच में जो हालात हैं वो काबू में हैं, स्थिति पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में है। पुलिस अब गश्त कर रही है ताकि माहौल फिर से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और इसी के मद्देनज़र जो मृतक राम गोपाल मिश्रा, उनके परिजनों को क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कराई। परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगभग आधे घंटे मुलाकात हुई और परिजन मृतक के अंतिम संस्कार से पहले जिन मांगों पर अड़े हुए थे उन मांगों को पूरा करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान परिजनों को जो उनके राम गोपाल मिश्रा के जो हत्यारे थे उनको मारने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भी वादा किया और साथ ही पीड़ित परिवार की हर प्रकार की मदद का भी आश्वासन दिया। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं बहराइच में दंगे के बाद वहां के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुंवर दिवाकर सिंह ने। देखिए। हम इस समय खड़े हैं महाराजगंज कस्बे में, जहां उपद्रव हुआ था। 2 समुदायों में विशेष टकराव हुआ था, जिसमें एक की मौत हो गई थी, एक घायल हो गया था। ये देखिए उपद्रवियों द्वारा जो है चरपैया की डीसीएम जला दी गई है, पिकअप जला दी गई, इधर दूसरी गाड़ी जला दी गई है और काफी जो है यहाँ नुकसान हुआ। देखते देखते जिले में हवा आग की तरह फैल गई। काफी जगह मूर्ति विसर्जन रोक दिया गया। इसके बाद जो है विधायक के समझाने के बाद मूर्ति का विसर्जन हुआ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार गश्त पर रहे। ये हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए गाड़ी जल गई है दूसरी, और ये वही महाराजगंज कस्बा है जहां
पर मूर्ति विसर्जन के दौरान उपद्रव हो गया था। उपद्रव में काफी भारी नुकसान हो गया। हम वही महाराजगंज कस्बे में खड़े हैं और यहाँ पर इस समय आज की स्थिति ये है कि लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात है। इस समय महाराजगंज कस्बे में खड़े हैं। यहाँ देख लीजिए, ये मोटरसाइकिल उपद्रवियों द्वारा जलाई गई थी। गोली लगने से मौत के बाद ये जलाई गई थी। ये देखिए, ये यहाँ पर नल है, ये मोटरसाइकिल है, ये घर है, सब वीराना की तरह पड़ा है, सन्नाटा है। यहाँ पर कोई नहीं है, लोग घरों से भाग गए हैं। पुलिस केवल जो है सुरक्षा में लगी हुई है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस ही दिखाई दे पड़ रही है, या तो मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे हैं। अब आज की स्थिति जो सामान्य है। कुंवर दिवाकर सिंह, बहराइच, इंडिया वाइस। वहीं बहराइच के बाद हरदोई में भी अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। यहां एक देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। इसके बाद क्या कुछ हुआ, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। माता की मूर्ति का तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि कल तक वो मूर्ति सही थी और कल देर रात में वहां पे कुछ लोग गए और वहां पे मूर्ति को गिरा दिया। हालांकि मूर्ति खंडित हो गई है। और आपको बता दें कि पूरा मामला कड़ियावा थाना क्षेत्र के अहरोरी ब्लॉक का है, जहां पर देवी का मंदिर था, वहां पर उस मूर्ति को खंडित कर दिया गया। हालांकि जो ग्रामीणों का भी कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि वो मूर्ति वहां पर हो सकता है कि बंदरों, क्योंकि हरदोई में बंदरों का भी बहुत आतंक है, तो हो सकता है कि बंदरों ने इस मूर्ति को गिरा दिया हो। हालांकि पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल वहां पे लगा दिया गया है और इसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है कि आखिरकार ये मूर्ति कैसे टूटी है। अब इसका पुलिस जांच करके जिसने भी अगर इसमें कोई आरोपी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइस। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। क्या कुछ फैसला लिया गया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। दिल्ली का कहने का देखा जाए तो लगातार प्रदूषण को लेकर के सरकारें बैठक कर रही हैं, लेकिन ऐसे में स्थिति है कि दिल्ली की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदतर से बदतर होती जा रही है, क्योंकि लगातार कहीं ना एनजीटी का जो हवाला दे करके अभी पिछले समय भी आरोप वो बंद किया गया था आगे का, जिससे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर पटाखों को लेकर के बैन किया गया था। पानी का बौछार भी जगह जगह दिल्ली में देखने को मिला। लेकिन आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक सचिवालय में बड़ी बैठक की। बता दें कि एनजीटी के जो अधिकारी थे वहाँ मौजूद थे, गोपाल राय भी वहाँ पर मौजूद थे क्योंकि खुद एक मंत्री है। लेकिन दिल्ली की जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं स्तर पर बिगड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ तैयारी ऑडिबन की तैयारी चल रही है, वहीं लगातार दिवाली का समय है और इस तरह त्योहारों के समय कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आखिरकार पटाखों को लेकर जो बैन किया गया था उसको भी लेकर के तैयारी की जा रही है। आखिरकार दिल्ली में पटाखे छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। लेकिन सवाल है कि एनजीटी के हवाला देकर जिस तरह से दिल्ली का जो प्रदूषण है वो 350 से ऊपर जा रहा है, यानी कि जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, लगातार बच्चों की समस्या को लेकर खड़े होता है, क्योंकि ऐसे में कहीं ना जो कड़ होते हैं, जो बीमारी होते हैं, काफी देखने को मिलती है। अब देखना होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या नया फैसला लिया है, क्योंकि सवाल है कि आखिरकार हर साल इसी तरह से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि दिल्ली की जो पोल्यूशन आबो हवा जो है वो जहरीली होती नजर आ रही है, क्योंकि बैन के बावजूद भी कहीं ना कहीं रोड पर जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ता नजर आता है। वहीं बात करें तो कुछ फैक्ट्रियां वो भी चलती नजर आती हैं। लेकिन ऐसे में जिसका कंस्ट्रक्शन एरिया चलता है, जब निर्माण चलता है तो वो भी लगातार चलता रहता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। लेकिन ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री अब क्या बड़ा कदम उठाने वाली है, क्या दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिल पाएगी या नहीं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइस। वहीं हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद और सीएम शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। क्यों होनी है ये बैठक, कौन कौन इस बैठक में हिस्सा लेने वाला है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले 2 बार प्रोग्राम स्थगित हुआ है। नायब सैनी पहले जो है 12 तारीख को और फिर उसके बाद जो है 15 तारीख को शपथ ग्रहण करने का प्रोग्राम नायब सैनी का बना था। लेकिन उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे तो ये प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया था। अब जो है तकरीबन 17 तारीख को जो है नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी होने वाली हैं और कल 16 तारीख को जो है नायब सैनी विधायक दल की बैठक लेंगे। काफी कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार जो है शपथ ग्रहण समारोह 15 तारीख को
हो जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये प्रोग्राम सिरे नहीं चढ़ा और अब 17 अक्टूबर को नायब सैनी जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं। इस कार्यक्रम में अमित शाह भी भाग लेंगे और इसके साथ साथ जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उनके मुख्यमंत्री भी इस समारोह में भाग लेंगे। BS गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। वहीं लखनऊ में गैंगरेप पीड़िता से अस्पताल में कई लोग मुलाकात के लिए पहुंचे। उस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात भी रही। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना इलाके में सोमवार को एक नाबालिग बच्ची बेसुध हालत में एक खाली प्लाट में मिली, जिसके बाद में उसे झलकारी बाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। आज मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ गैंगरेप पीड़िता से मिलने झलकारी बाई अस्पताल पहुंचे, जहां पर पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे समेत सभी ने कार्यकर्ताओं को पीड़िता से मिलने से रोका। हालांकि काफी बहस के बाद प्रशासन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पीड़िता से मुलाकात करवाई। आपको बता दें कि चिन्हट में हुए इस घटना में माना जा रहा है कि वहीं के कुछ लोगों ने बच्ची के साथ में गैंगरेप किया था। हालांकि अभी पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास में है। टीम लगाई गई है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। वहीं हमीरपुर में सब्जी की दुकानों पर छापेमारी की गई। सब्जी विक्रेताओं पर आरोप है कि शासन के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब खाद्य विभाग की टीम सब्जी विक्रेताओं के यहाँ पहुँचती है और वहाँ पर जो चाइनीज लहसुन है उसकी जांच करती है। फिलहाल वहाँ पर चाइनीज लहसुन नहीं मिलता है और जो हमीरपुर के खाद्य विभाग की टीम में दिखती है गौरी शंकर, वो वहाँ पर जांच करते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ जांच करते हैं और जो वहाँ करीब 1 दर्जन दुकानें वहाँ पर जांच करते हैं और जो लहसुन है उसकी भी जांच करते हैं, लेकिन चाइनीज लहसुन नहीं मिलता है। शासन का आदेश है कि चाइनीज लहसुन हमें उत्तर प्रदेश में कहीं भी न बिके। इसी को लेकर यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुँचती है और लेकिन जो सब्जी विक्रेता उनके यहाँ ऐसे कोई भी लहसुन नहीं मिलते हैं जो चाइनीज हो। उसी को लेकर छापेमारी के दौरान हड़कंप मच जाता है। सब्जी विक्रेता कुछ दुकानें बंद करके फरार हो जाते हैं। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। लखनऊ में इको गार्डन में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना दिया है। क्या है ये मांगे, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। लखनऊ के इको गार्डन में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश भर के हर जिले से आए हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी लखनऊ के इको गार्डन में कर रहे धरना प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का 6 सूत्री मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का साफ तौर से कहना है कि एजुकेटर भर्ती को रद्द किया जाए। वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने पेंशन की भी सरकार से मांग रखी है, तो पेंशन की मांग के साथ साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कहना है कि शासकीय कर्मचारी के बराबर का दर्जा भी हमको दिया जाए, नहीं तो अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर चले जाएंगे। लगातार ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जो आंगनबाड़ी कर्मचारी हुए हैं वो इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने के बाद इको गार्डन में अपनी मांगों को लेके धरने पे बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक ये धरना जारी रहेगा। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। वहीं मथुरा में हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के थाना शेरगढ़ स्थित सेही गांव में गत रात्रि पटाखा चलाने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष इतना जबरदस्त हुआ कि जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पटाखा चलाने को लेकर
एक व्यक्ति ने इस पर विरोध जताया और उनके परिवार वालों ने जब विरोध जताया तो दूसरे लोगों ने भी इसका पटाखा जो है चलाया, लेकिन दोनों लोगों में जबरदस्त इस बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें संजू नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। डालू नाम के व्यक्ति और संजू नाम के व्यक्ति में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद आनन फानन में पुलिस को गांव वालों ने सूचना दी और पुलिस पहुंचती है। जब संजू को अस्पताल ले जाया जाता है तब संजू को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। एक पटाखा चलाने को लेकर इतना बड़ा संघर्ष हुआ कि जिसमें खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अमरोहा में आत्महत्या के इरादे से किसान पेट्रोल लेकर परिवार संग कलेक्ट्रेट पहुंचा। किसान पुलिस की लापरवाही से परेशान था, लेकिन क्या कुछ है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जिला कलेक्ट्रेट पर आज एक पीड़ित किसान पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचा, जहां पर उसने दबंगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचा और डीएम कार्यालय पर आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके बाद वहां पर पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित किसान के हाथ से पेट्रोल की बोतल को छीन लिया और उसको तत्काल प्रभाव में डीएम से मिलवाया, जिसके बाद डीएम से उसने शिकायत की। डीएम से उसने कहा है कि उसके गांव के दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जो गांव के सभी दबंग उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके बाद उसने डीएम से इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल डीएम ने भी इस पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। पूरा मामला अमरोहा जनपद के सैदनंगली थाना क्षेत्र के गांव कनेटा का है, जहां का रहने वाले एक किसान ने आज अपने परिवार के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, जहां पर उसने पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर खुद को आग लगाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में उसके हाथ से पेट्रोल की बोतल को छीन लिया। वही सारा मामला जिलाधिकारी निधि गुप्ता के संज्ञान में पहुंचा, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात की, तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए। वहीं 2 दिन पूर्व वही बड़ौदा बाजार में अपनी पत्नी की हत्या पति ने कर दी है। आरोपी पति ने अपनी पत्नी को बैट, हथौड़ी और पत्थर से वार कर मार डाला, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। का कोई भी समाधान कभी नहीं हो सकता। आज ऐसी ही शंका, चरित्र शंका पर आज तलाशी की एक बहू को उसके पति ने दर्दनाक हथौड़ा से और पत्थरों से मारकर हत्या कर दी। याद रहे कि तलाशी गांव में रहने वाली ज्योति रात्रे पर उसका पति धीरज रात्रे उस पर उसके चरित्र पर शंका करता था और शंका करने के बाद कई बार उसमें झगड़ा हुआ। परिवार के लोगों ने आया, समझाया, मनाया, लेकिन शंका का इलाज न होने के कारण कल धीरज रात्रे उसको मायके ले जाने के नाम पे ले गया गाड़ी में बैठा के और रात और जंगल में उसे उतारा और उसके बाद उसके सिर पे और शरीर पे ताबड़तोड़ हमला किया। वही पलटन बाजार के डिस्पेंसरी रोड और तहसील चौक के आसपास रेहड़ी और ठेला लगाने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। त्योहारी सीजन नजदीक आते ही बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है, जिसके कारण कहीं न कहीं काफी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती है, क्योंकि यातायात का दबाव भी लगातार बढ़ता है। लेकिन इससे पहले ही कहीं न कहीं पुलिस विभाग भी अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज देखिएगा कि जो एसएसपी हैं अजय सिंह, उन्होंने राजधानी देहरादून के पलटन बाजार का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उनको जो अवैध तरीके से अतिक्रमण करती हुई जो रेडी ठेली वाले हैं वो दिखाई दिए, जिसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए अजय सिंह ने जो सभी रेडियाँ थी वो थाने पहुंचवाई और वहां पर उनके टायर निकाल दिए गए और उनको सख्त हिदायत दी है कि वो दोबारा से इस तरह की जो रेडी ठेली हैं वो सड़कों पर ना लगाएं। वहीं अलीगढ़ में दलित युवक को जाति सूचक शब्दों का विरोध करना भारी पड़ गया। दबंगों ने घायल युवक को बचाने आए भाई बहन को भी पीटा। क्या है ये पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। सड़क पर टहल रहे दलित समाज के परिवार को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे दबंगों का विरोध करना भारी पड़ गया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बनादेवी इलाके के सारसोल से सामने आया है, जहां दलित परिवार सड़क पर टहल रहा था। इसी दौरान नशे में धुत कुछ दबंगों के द्वारा उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद जब दलित परिवार ने इस बात को लेकर विरोध जताया तो दबंगों ने एक राय होते हुए उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया और इस मारपीट की घटना में दलित परिवार के महिला युवती समेत 4 लोग घायल हो गए।
इधर घायलों के द्वारा मामले से इलाका पुलिस को अवगत कराया। आनंद फानन में पुलिस ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा। फिलहाल इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।